Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak Kapdi and let us start for our today's session. So we were studying the chapter Principle of Inheritance and Variation, and in today's topic we will be discussing another very important topic that is called as linkage. So before understanding this, we have already studied about Mendel genetics and the experiment performed by the Mendel. Then we came to know that there was a chromosomal theory of inheritance which explained the behavior of chromosome similar to that of Mendel gene. फिर एक फिनोमेनन आता है बेटा जिसे कहते हैं लिंकेज, और कहीं ना कहीं ऐसे समझिए कि लिंकेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फेल करता है. सो नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स it is the process of staying together of genes and their inheritance from one generation to another. What does it mean? इसका मतलब ये है जैसे कोई जीन किसी क्रोमोसोम पे अगर लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल ये जीन है जो किसी क्रोमोसोम पे लोकेटेड है और ये इसका एक सेगमेंट हो गया, इसको मैंने कह दिया ए जीन और इसको कह दिया बी जीन कह दिया. तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये जीन्स एक दूसरे के साथ रहेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिंकेज, या दूसरी भाषा में इसको कहते हैं फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स. और फिजिकल एसोसिएशन का मतलब क्या है? किसी प्रोजेनी में जीन्स हैं और वो जीन्स एक साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज. एज आई सेड, इन अदर वर्ड्स, दीज जीन्स हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिमेन टुगेदर एंड एक्सप्रेस टुगेदर इन द नेक्स्ट जनरेशन. तो इसका मतलब यही है कि इन जीन्स के पास क्या है? स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है साथ में रहने की और अपने आप को साथ में एक्सप्रेस करने की. तो एज आई सेड, दीज जीन्स डज नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ये जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. जब हमने मेंडल पढ़ा था तो मेंडल में हमने देखा था कि जो रेशियो होता है वो 9:3:3:1 आता है. किसका? डायहाइब्रिड रेशियो का. बट अगर मैं यहाँ आपको एक डायहाइब्रिड क्रॉस दिखाता हूँ तो आप देखिए, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म. पेरेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ए बी जीन है. अब जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं ए बी और यहाँ पे ए बी करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है बस, बाकी जीन बिल्कुल सेम है. अब जब गैमेट बने तो इसमें जो गैमेट आया ए बी आया और इसमें जो जीन आया, सॉरी, दैट इज स्मॉल ए बी. फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. अब जब हम कहते हैं कि जब सेकेंड जनरेशन होती है तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, और गैमेट फॉर्मेशन में हमने वहां देखा था कि 4 अलग अलग टाइप के गैमेट बनते हैं. बट यहाँ पे ऐसा है बेटा कि यहाँ पे जो ये जीन्स हैं ए और बी, ये एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली लिंक्ड हैं. मतलब ये एक दूसरे के साथ ही गैमेट में एंटर करेंगे और साथ ही क्या होगा? अगली जनरेशन में एक्सप्रेस करेंगे. तो यू सी दैट 50% ऑफ द गैमेट विल बी डोमिनेंट ए एंड बी एंड 50% विल बी रिसेसिव ए बी. ओके, तो व्हेन वी क्रॉस देम तो जो आपको रेशियो मिलता है वो यहाँ पे है 3:1 का रेशियो है. अगर आप ये देखेंगे तो आपको रेशियो क्या मिल रहा है? 3:1. अदरवाइज जो मेंडल के अकॉर्डिंग डायहाइब्रिड रेशियो था वो क्या था? 9:3:3:1. सो here, due to the linkage, these genes are deviating from the dihybrid ratio and probably they are not following Mendel law of inheritance. Probably not, they are not following law of independent assortment. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डायहाइब्रिड रेशियो आया वो कितना आया? 3:1, जबकि मेंडल का कितना आया था? 9:3:3:1. इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यही बनता है कि जो कैपिटल ए और बी वाले जीन हैं ये हमेशा नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक साथ ही एक्सप्रेस करेंगे. सिमिलरली स्मॉल ए स्मॉल बी वाले जीन भी अपने आप को हमेशा एक साथ ही एक्सप्रेस करेंगे. So they have a strong tendency of remaining together. So this tendency of a genes to remain together and passing similarly in the, passing along with each other in the next generation is called as linkage. थोड़ा सा अब यहाँ पे there was a photo and it is basically of T.H. Morgan. तो ये T.H. Morgan की फोटो है and his lab was commonly called as fly room या फ्लाई रूम लैब कहते थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में. तो ही इज अ वेरी रिनाउंड नेम इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स जस्ट लाइक मेंडल. सो तो लिंकेज का फिनोमेनन था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स और
एडवांस जेनेटिक्स। तो इनको एडवांस जेनेटिक्स का फाउंडर और फादर दोनों कहा जाता है। अब इनका जो वर्क था, जैसे मेंडल ने पी पे काम किया तो ही वर्कड ऑन द फ्रूट फ्लाई एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई इज ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। सो जस्ट लाइक मेंडल हैज द मॉडल ऑर्गेनिज्म एज पी प्लांट, यहाँ पे इनका मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन था? फ्रूट फ्लाई, दैट इज ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। अगर इफ यू नो वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट फ्लाई, तो ये आपका फ्रूट फ्लाई का डायग्राम है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई मॉर्गन सेलेक्टेड फ्रूट फ्लाई। इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे कारण है। दे कैन बी इजीली कल्चर्ड इन लैब यूजिंग सिंथेटिक मीडियम, मतलब खुद से बनाया हुआ कोई मीडियम, फॉर एग्जाम्पल मोलासिस लिया, अगार लिया और उसमें ईस्ट डाल दिया, तो ऐसे मीडियम में भी इजीली फ्रूट फ्लाई को कल्चर किया जा सकता है। प्रोजेनी प्रोड्यूस दिस इन लार्ज नंबर इन सिंगल मेटिंग। जब एक बार फ्लाइज एक दूसरे से मेट करेंगे, मेल फीमेल, तो इससे जो प्रोजेनीज है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में बनती हैं। तो कोई भी कैरेक्टर की स्टडी बड़े इजीली लार्ज स्केल पे की जा सकती है। सेक्सेस सेपरेट हैं और आप मॉर्फोलॉजिकली सेक्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मेल ड्यू टू देयर लार्ज साइज। अब अगर आप ये डायग्राम देखते हैं तो फीमेल का जो साइज होगा वो बड़ा है एज कंपेयर टू द मेल। दूसरा फर्क यहाँ पे ये भी है, देखिए आपको मेल में एब्डोमेन वाले पोर्शन में स्ट्राइप्स कम मिलेंगी और फीमेल में स्ट्राइप्स ज़्यादा मिलेंगी। दैट मीन्स देयर वाज क्लियर डिमार्केशन इन देयर मॉर्फोलॉजी, तो यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल। कैन बी कल्चर्ड इन अ स्मॉल स्पेस। मॉर्गन ने जब इनको कल्चर किया था तो उन्होंने बॉटल में कल्चर किया था, तो इनके लिए बहुत बड़ा लैब का सेटअप नहीं चाहिए। लैब के किसी एक कोने में इजीली बहुत छोटे एरिया में इनको कल्चर किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 15 डेज। आई टोल्ड यू ना, मॉडल ऑर्गेनिज्म में ऐसा ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। क्यों? क्योंकि किसी भी जीन के इफेक्ट की स्टडी इससे आसान हो जाती है और हम बहुत उस जीन के इफेक्ट को बहुत जल्दी स्टडी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वी नीड सच ऑर्गेनिज्म विच हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो ये जो इसका लाइफ साइकिल का पीरियड है, ये इसको पी प्लांट से भी ज़्यादा अच्छा मॉडल ऑर्गेनिज्म बना देता है। दिस इज मेल एंड फीमेल। अब ये कुछ वेराइटीज़ हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे, तो इसकी वजह से भी इन्होंने इस पर काम किया। विंग्स का ही शेप देखिए, सबके इसमें अलग अलग शेप के विंग्स है। फिर इनकी आई कलर में भी वेरिएशन है। अब यहाँ पे तो सबके आई कलर रेड है, बट ये देखिए यहाँ पे इट इज़ एक्चुअली नॉट येलो, इट इज़ वाइट। तो यहाँ पे देखिए वाइट आइड है, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी वेरिएशन इनमें दिख जाती हैं। तो जब मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस भी बहुत होती हैं तो उनको स्टडी करना और अपने रिजल्ट पे आना आसान हो जाता है। अब देखो, लिंकेज का मतलब होता है लिंक होना, लिंक का मतलब होता है जुड़ा रहना। तो मॉर्गन ने इससे ये प्रूफ भी दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन क्यों आता है। हम पढ़ेंगे अभी आगे। जैसे वी ऑल नो दैट नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशन एंड दिस वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। बट हाउ, ये बात मॉर्गन ने अपने तरीके से प्रूव करी थी। इन्होंने 6 लिंक इनहेरिटेंस स्टडी किया था। वैसे हम इसको अभी और आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ऐसे समझिए, 6 लिंक इनहेरिटेंस उसे कहते हैं विच आर लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। अब ड्रोसोफिला में भी जो फीमेल होती है उसके सेक्स क्रोमोसोम XX हैं और मेल के सेक्स क्रोमोसोम XY हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। सेक्स क्रोमोसोम्स का मतलब यह होता है वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन आवर बॉडी। आउट ऑफ दिस 46 वी नो दैट दीज आर इन पेयर, तो 23 पेयर बनते हैं। 23 में से 22 पेयर नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, तो उन्हें कह दिया ऑटोसोम्स। और 23rd पेयर को देख के ही किसी का सेक्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल। तो जो 23rd पेयर है उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ड्रोसोफिला में, देयर आर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और उसमें से एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे ट्रेट ऐसे हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पे बेस्ड हैं, मतलब एक्स क्रोमोसोम, जो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है उसी के साथ इनहेरिट होते हैं। तो जब भी कोई इनहेरिटेंस सेक्स क्रोमोसोम से आता है तो उसको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब इन्होंने काम क्या किया था? फॉर एग्जाम्पल, ही क्रॉस्ड येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल। ओके, अब इसको थोड़ा समझते हैं। ये आप PK NCERT का एक डायग्राम है। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इन्होंने पेरेंटल ट्रेट ये थे,
येलो बॉडीड और वाइट आई लिया, और दूसरा मैंने क्या कहा, ब्राउन बॉडीड और रेड आई, यहाँ पे वाइल्ड टाइप से मेंशन किया है। याद रखना जो वाइल्ड टाइप का जीन है वो इसके ऊपर क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। अब इनको क्रॉस कराया, ये फर्स्ट जनरेशन आई, तो फर्स्ट जनरेशन में आपको वाइल्ड टाइप भी मिला और येलो टाइप भी मिला। अब जब सेकंड जनरेशन आई, मतलब जब F2 जनरेशन आती है, तो F2 जनरेशन में इन्होंने क्या देखा कि जो आपके पेरेंटल ट्रेट्स थे, मतलब जो आपके पेरेंट्स के ट्रेट थे, ये वाले ट्रेट, दैट इज Y पॉजिटिव, W पॉजिटिव, दिस इज मेल, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। तो उन्होंने देखा कि जो परसेंटेज था पेरेंटल ट्रेट्स का वो 98.7% था। इसका मतलब ये है कि अगर 100 सेकेंड जनरेशन में 100 फ्लाइज आई, तो अंदाजन 98 फ्लाइज कैसी थी, जिनके पास किसका कैरेक्टर था, पेरेंट का ट्रेट था। और सिर्फ 2 फ्लाइज ऐसी थी जिनमें नए कॉम्बिनेशंस आए, या फिर कहूँ कि जिनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से कॉम्बिनेशन बने। तो यू सी दैट यहाँ पे मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेंडल के लॉ से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, तो इसको जिस प्रोसेस से एक्सप्लेन करते हैं वो है लिंकेज। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे YW एंड Y पॉजिटिव, W पॉजिटिव, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ टुगेदर। आप देखिए इस पेरेंटल ट्रेट में जितना देखेंगे इस तरफ को, तो आपको ज़्यादातर जो ट्रेट्स दिखेंगे, देखिए Y पॉजिटिव W पॉजिटिव साथ है, YW साथ है, Y पॉजिटिव W पॉजिटिव। इसका मतलब जो ये जीन है, जैसे Y और W एक क्रोमोसोम में अगल बगल हैं, सिमिलरली Y पॉजिटिव और W पॉजिटिव दूसरे क्रोमोसोम में एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। सो दीज जीन्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ टुगेदर इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो यही है लिंकेज बेटा। और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स का मतलब होता है जिनमें नए ट्रेट्स आए हैं, उनको हमने कह दिया रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, तो अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो अगर मैं इसी को एक और तरीके से भी, ये क्रोमोसोम्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इसको मेंडल के बेसिस पे आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, YW, दिस विल ऑल्सो बी अ स्मॉल लेटर, एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, Y पॉजिटिव, W पॉजिटिव, और इसका Y क्रोमोसोम में तो ये जीन है ही नहीं, तो ये जीन जो है बेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये येलो बॉडीड वाइट आई, मतलब बॉडी का कलर और आई का कलर, ये जीन किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ X क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो इसके दूसरे सेक्स क्रोमोसोम में तो ये नहीं होगा। ओके, तो अब इस हिसाब से भी अगर आप क्रॉस बनाएंगे तो इट विल बी इजी, बट यहाँ पे इसको क्रोमोसोम्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है। तो अगेन आई एम सेइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो उस रेशियो को फॉलो नहीं कर रहा है 9:3:3:1 वाला, विच वॉज गिवन बाय मेंडल। अब 2 टॉपिक और कवर करते हैं। टाइप ऑफ लिंकेज। अब लिंकेज कितने टाइप का होता है, लिंकेज 2 टाइप के होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। अब कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या है, वेयर पेरेंटल जीन्स आर एक्सप्रेस टुगेदर, नो न्यू कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस्ड। मतलब फॉर एग्जांपल इसको इस डायग्राम से समझिए, ये रेड आइड और नॉर्मल विंग है, दिस इज फीमेल, और इसको क्रॉस कराया आपने पर्पल आइड और वेस्टिजियल विंग्ड मेल से क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद ये रहा आपका फर्स्ट जनरेशन, और जब इसको फिर से क्रॉस कराया तो आपको जो सेकेंड जनरेशन में वैरायटी मिली वो क्या मिली बेटा, यू गॉट दिस पेरेंटल टाइप वेराइटीज। अब यहाँ पे अगर क्रॉस में दिक्कत है तो आप ये देख सकते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है, और इस हेट्रोजाइगस को इन्होंने टेस्ट क्रॉस किया है एक्चुअली। यहाँ पे अब सेल्फ टाइप का तो कुछ होता नहीं है बेटा, तो देखो सारी की सारी वेराइटीज कैसी मिली, 1:1 के रेशियो में पेरेंटल वेराइटीज मिली, मतलब कोई भी नई वेराइटी नहीं आई। टेस्ट क्रॉस देखें तो वहां का रेशियो रहता था 1:1:1:1, मतलब सारे ट्रेड्स का जो रेशियो था वो 1:1:1 रहता था, बट यहाँ पे कोई भी नया कॉम्बिनेशन आया ही नहीं है। रेड आइड नॉर्मल विंग्ड और पर्पल आई वेस्टिजियल विंग, ये दोनों कौन से ट्रेट हैं, पेरेंटल ट्रेट हैं। इसका मतलब है कि जो ये कैपिटल V और यहाँ पे स्मॉल p, इन जीन्स की अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये हुआ एक कंप्लीट लिंकेज जिसमें कोई भी नया वेराइटी आपको नहीं दिखी या रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखा। ओके, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेंशन किया है, shows very low recombination. I'll explain that in the coming part. So another is incomplete linkage. Now what is incomplete linkage?
इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब होता है द लिंकेज इन विच पेरेंटल अलॉन्ग विद द पेरेंटल ट्रेट्स न्यू ट्रेट्स आर फॉर्म्ड। मतलब जो पेरेंटल ट्रेट हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ नए ट्रेट्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट अकर्स। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेशन दिखेगा, नए वेराइटीज दिखेंगी। अब इसी एग्जाम्पल को समझते हैं फिर से। तो येलो बॉडीड वाइट आई को वाइल्ड टाइप से क्रॉस कराया, दैट इज इवन आई फॉरगॉट द नेम, ब्राउन बॉडीड और रेड आई मेल से जब क्रॉस कराया तो येलो वाइट को ब्राउन और रेड से क्रॉस कराया, तो आप देखेंगे कि सेकेंड जनरेशन में पेरेंटल ट्रेट के साथ साथ नए ट्रेट्स भी या नोवल कॉम्बिनेशंस भी आए हैं। तो ये हुआ आपका क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये कैसा लिंकेज हुआ, इनकम्प्लीट लिंकेज हुआ। मतलब 100% you are not seeing the parental characters, you are seeing some new characters also, that's why it has been called as incomplete linkage। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज लिंकेज, व्हाट इज इनकम्प्लीट लिंकेज। फिर कल के वीडियो में इसी लिंकेज के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।